जरा सोचिए, आपने 10 साल दुबई, कनाडा, यूएस, यूके या किसी और देश में नौकरी की, मेहनत की, अच्छी सेविंग्स बनाई, फॉरेन बैंक अकाउंट्स खोले, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, रिटायरमेंट फंड बनाया, शायद आपको ईसॉप्स भी मिले। फिर आपने फैसला किया कि अब आपको इंडिया लौटना है। आप वापस भी आ गए, फैमिली के साथ हैं, नया घर देख रहे हैं, बच्चों का स्कूल, नौकरी या बिजनेस की प्लानिंग चल रही है। आपको लगता है अब सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यही होती है सबसे बड़ी गलती। क्योंकि इंडिया लौटने के बाद आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सामान अनपैक करना नहीं है, बल्कि अपनी टैक्स आइडेंटिटी को समझना है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ इतना मायने नहीं रखता कि आप इंडिया में आ गए हैं। असली सवाल यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। यही एक चीज तय करती है आपकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। आपके फॉरेन बैंक अकाउंट्स का क्या होगा? क्या आपको फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज करने होंगे? क्या एनआरई अकाउंट कंटिन्यू रहेगा? और क्या कोई कंप्लायंस मिस्टेक आगे चलकर नोटिस या पेनल्टी की वजह तो नहीं बन सकती है? आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में ये सारे सवाल समझने की कोशिश करेंगे और कैसे आप इन उलझनों से निकल सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। अब इन सारे टर्म्स को समझने के लिए आपको कुछ बातें जरूर समझनी चाहिए। सबसे पहले आते हैं उस टर्म पे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। RNOR आखिर क्या होता है? रिटर्निंग एनआरआई के लिए सबसे जरूरी टैक्स रूल्स कौन से हैं? एनआरई, एनआरओ और FCNR अकाउंट्स का आपको क्या करना चाहिए? फॉरेन एसेट्स कैसे रिपोर्ट करने हैं? ब्लैक मनी एक्ट से जुड़ी कौन कौन सी बातें जानना जरूरी है? और आखिर में आपको एक प्रैक्टिकल एक्शन चेकलिस्ट भी बताएंगे जिसे फॉलो करके आप अपनी वापसी को पूरी तरह कंप्लायंट बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बारे में फैसला कैसे करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पासपोर्ट पर एनआरआई लिखा है या कई साल विदेश में रहे हैं, इसलिए इंडिया लौटने के बाद भी ऑटोमेटिकली एनआरआई ही माने जाएंगे। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ आपकी नेशनैलिटी नहीं बल्कि रेजिडेंशियल स्टेटस मायने रखता है। और सबसे जरूरी बात, रेजिडेंशियल स्टेटस एक बार तय होकर हमेशा के लिए नहीं रहता। हर फाइनेंशियल ईयर में इसे दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब अगर इस साल आपका स्टेटस एनआरआई है तो अगले साल रेजिडेंट भी हो सकता है और उसके अगले साल कुछ और। यही वजह है कि विदेश से लौटने वाले लोगों के लिए पहला फाइनेंशियल ईयर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी दौरान आपका पूरा टैक्स ट्रीटमेंट बदल सकता है। यहीं पर आता है एक ऐसा स्टेटस जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो रिटर्निंग इंडियंस के लिए सबसे वैल्यूएबल ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है। इसका नाम है RNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। अब सवाल है कि RNOR आखिर होता क्या है? नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। रेजिडेंट भी है लेकिन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं है। दरअसल इनकम टैक्स एक्ट ने ये कैटेगरी इसलिए बनाई जिससे कई लोग कई साल विदेश में रहने के बाद इंडिया लौट रहे हैं, उन्हें अचानक फुल रेजिडेंट टैक्सेशन में न डाल दिया जाए। इसे आप एक ट्रांजिशन फेज समझ सकते हैं। मतलब आप इंडिया वापस आ चुके हैं, लेकिन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक दिन में नहीं बदल सकती। आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉरेन सैलरी की हिस्ट्री है, फॉरेन रिटायरमेंट अकाउंट्स हैं, फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं, और इन सबको इंडिया के सिस्टम के साथ अलाइन करने में समय लगेगा। इसलिए RNOR का कॉन्सेप्ट बनाया गया। प्रैक्टिकल लाइफ में ये करीब 2 से 3 साल के ट्रांजिशन विंडो जैसा महसूस होता है, लेकिन असली एलिजिबिलिटी आपके स्टे पैटर्न और रेजिडेंसी कंडीशंस पर डिपेंड करती है। यही वो समय होता है जब आपको बिना जल्दबाजी के अपनी पूरी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रीऑर्गेनाइज करने चाहिए। अब समझते हैं कि RNOR इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों माना जाता है। चलिए इमेजिन कीजिए, अगर कोई शख्स है, कोई व्यक्ति है, 15 साल विदेश में रहा है, वहां उसने एसेट्स बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, और अगले ही दिन इंडिया लौटते ही उसकी पूरी ग्लोबल फाइनेंशियल लाइफ पर फुल रेजिडेंट टैक्स लागू हो जाए, तो कंप्लायंस कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए RNOR एक ब्रीदिंग स्पेस देता है। यह पीरियड आपको प्लानिंग करने का मौका देता है, और इसी दौरान आप अपने बैंक अकाउंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट कर सकते हैं, टैक्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर रिपोर्टिंग को समझ सकते हैं और धीरे धीरे रेजिडेंट टैक्स सिस्टम में शिफ्ट हो सकते हैं। अब लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, RNOR कोई परमानेंट स्टेटस नहीं है। हर फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस दोबारा से कैलकुलेट होगा। इसलिए ये मानकर मत बैठिएगा कि एक बार RNOR मिल गया तो ये हमेशा रहेगा। अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल टॉपिक की, बैंक अकाउंट्स। यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती है। अगर विदेश में रहते समय आपके पास एनआरई अकाउंट था, एनआरओ अकाउंट था या FCNR डिपॉजिट था,
तो इंडिया लौटने के बाद इन्हें ऐसे ही छोड़ देना सही नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट एनआरआई स्टेटस के लिए बनाए गए थे। जब आपका स्टेटस बदलता है तो बैंक को भी इसकी जानकारी देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो बाद में बता देंगे, अकाउंट तो चल ही रहा है, लेकिन यही अप्रोच फ्यूचर कंप्लायंस इशू बना सकती है। इसलिए इंडिया लौटने के बाद सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच या रिलेशनशिप मैनेजर से कॉन्टैक्ट कीजिए, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट कराइए और पूछिए कि आपके अकाउंट्स को किस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। कई केसेस में रेजिडेंट अकाउंट में कन्वर्जन होता है, कुछ सिचुएशन में आरएफसी यानी रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट भी यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके फॉरेन करेंसी फंड्स अभी भी मौजूद हैं तो आरएफसी अकाउंट उनके लिए एक अच्छा ब्रिज बन सकता है। लेकिन कौन सा ऑप्शन सही रहेगा ये आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। इसलिए अजम्पशंस करने के बजाय बैंक से प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग कराइए। याद रखिए, ओल्ड एनआरई अकाउंट को सालों तक वैसे ही छोड़ देना स्मार्ट प्लानिंग नहीं है। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसे इग्नोर करना सबसे महंगा पड़ सकता है आपको, फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है, फॉरेन बैंक अकाउंट, ब्रोकरेज अकाउंट, यूएस स्टॉक्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट प्लान, पेंशन प्लान, ईसॉप्स, एम्प्लॉयर स्टॉक प्लान, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट या कोई और ओवरसीज फाइनेंशियल एसेट, तो सिर्फ उन्हें रखना ही काफी नहीं, इंडिया में सही समय पर सही तरीके से डिस्क्लोज करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत लोग ये सोचते हैं इनकम तो इंडिया में नहीं आई इसलिए बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन रिपोर्टिंग रूल्स सिर्फ इनकम नहीं, ओनरशिप को भी देखते हैं। यानी आपके पास कौन कौन से फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनका डिस्क्लोजर सही शेड्यूल में होना चाहिए। गलत रिपोर्टिंग, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या किसी अकाउंट को भूल जाना आगे चलकर अननेसेसरी नोटिस की वजह बन सकता है। इसलिए इंडिया लौटने के बाद सबसे पहले कंप्लीट एसेट इन्वेंट्री तैयार कीजिए। कौन सा अकाउंट, कहां इन्वेस्टमेंट, कौन सा रिटायरमेंट फंड, कितने शेयर्स, सब कुछ डॉक्यूमेंट कीजिए। यही लिस्ट बाद में आईटीआर फाइलिंग के समय सबसे ज्यादा काम आएगी। अब बात करते हैं ब्लैक मनी एक्ट की। नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं, लेकिन इसे सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। अगर आपने विदेश में लीगल इनकम कमाई है, लीगल इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और इंडिया लौटने के बाद उन्हें सही तरीके से डिस्क्लोज करते हैं, तो चिंता की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फॉरेन एसेट्स रिपोर्ट नहीं किए जाते या जानबूझकर छिपाए जाते हैं। ब्लैक मनी एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है रिटर्निंग एनआरआईज को परेशान करना नहीं है। इसका उद्देश्य अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स और अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम पर एक्शन लेना है। इसलिए अगर आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री जेन्युइन है तो सबसे जरूरी काम ट्रांसपेरेंसी है। जो एसेट है उसे सही तरीके से रिपोर्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट संभाल कर रखिए और रिकॉर्ड्स कंप्लीट कीजिए। कंप्लायंस हमेशा सीक्रेसी से बेहतर स्ट्रैटेजी होती है। अब बात करते हैं उन 5 गलतियों की जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। पहली गलती, बैंक को रेजिडेंशियल स्टेटस अपडेट नहीं करना। कई लोग सालों तक एनआरई अकाउंट वैसे ही चलाते रहते हैं और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। दूसरी गलती, आरएनओआर पीरियड को वेस्ट कर देना। यही प्लानिंग का सबसे अच्छा समय होता है, लेकिन लोग इसे समझते ही नहीं। तीसरी गलती, फॉरेन बैंक अकाउंट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स या ईसॉप्स को आईटीआर में रिपोर्ट करना भूल जाना। चौथी गलती, ये मान लेना कि इंडिया आने के बाद फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट्स का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, जबकि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अलग टॉपिक है। और पांचवी गलती, कंप्लायंस को पोस्टपोन करते रहना, यानी अभी रहने देते हैं, अगले साल देखेंगे। यही माइंडसेट सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। तो आखिर इंडिया लौटने के बाद आपको तुरंत क्या करना चाहिए? एक सिंपल सी 4 स्टेप चेकलिस्ट को याद रखिएगा। स्टेप 1, सबसे पहले अपना रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कीजिए, अजम्पशंस मत लगाइए, रूल्स के हिसाब से चेक कीजिए। स्टेप 2, अपने सभी बैंक अकाउंट्स रिव्यू कीजिए, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर, एफडीज, फॉरेन करेंसी बैलेंसेस, सबकी करंट स्टेटस चेक कीजिए। स्टेप 3, अपने सभी फॉरेन एसेट्स की मास्टर लिस्ट बनाइए, बैंक अकाउंट्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, ईसॉप, सब कुछ एक जगह डॉक्यूमेंट कीजिए। स्टेप 4, नेक्स्ट आईटीआर फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखिए, स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, फॉरेन इनकम रिकॉर्ड, सब कुछ ऑर्गेनाइज रखिए। जितनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन होगी उतना आसान आपका कंप्लायंस होगा। अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा टेक अवे भी समझिएगा, इंडिया वापस आना फाइनेंशियल रीसेट नहीं है, ये फाइनेंशियल रिक्लासिफिकेशन है। आपकी टैक्स आइडेंटिटी बदलती है, रिपोर्टिंग बदलती है, बैंकिंग स्ट्रक्चर बदलता है, कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदलती है। अगर आपने आरएनओआर पीरियड को समझ लिया, रेजिडेंशियल स्टेटस सही कैलकुलेट किया, बैंक अकाउंट समय पर अपडेट कर दिए, फॉरेन एसेट्स प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किए और सही आईटीआर फाइलिंग की, तो आपका पूरा ट्रांजैक्शन स्मूथ रहेगा। लेकिन अगर आपने सोचा
देखेंगे बाद में। तो वही छोटी छोटी मिस्टेक्स आगे चलकर अननेसेसरी नोटिसेस, डिलेज और कंप्लायंस इश्यूज में बदल सकती है। याद रखिएगा, टैक्स प्लानिंग सिर्फ डिडक्शंस लेने का नाम नहीं, कई बार सबसे बड़ी टैक्स सेविंग सिर्फ सही स्टेटस मैनेजमेंट से होती है। अगर आपके किसी दोस्त, रिलेटिव या फैमिली मेंबर ने विदेश में काम किया है और अब इंडिया लौट रहे हैं, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सही जानकारी लाखों रुपए की गलती बचा सकती है।